Hello students, let us continue our next topic, the Constituent Assembly. अब इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के अंदर कि कौन थे जो जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कौन इसका ब्रीफ स्केच लेके आया था, किस लीडर ने कैसा रोल प्ले किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अब जो द ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स कॉल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो ड्राफ्ट किया गया था डॉक्यूमेंट को उसको क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। और वो किसने ड्राफ्ट किया था, असेंबली के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उन्होंने क्या किया था, इसको ड्राफ्ट किया था। अब जो इलेक्शंस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो हेल्ड हुए थे 11 नवंबर 1946 को, 11 जुलाई 1946 को। जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में हुई थी। उस टाइम पे क्या था, इंडिया और पाकिस्तान क्या हुए थे, कुछ दिनों के बाद ही डिवाइड हो गए थे। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी दो हिस्सों में बट गई थी, इंडिया और पाकिस्तान में। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, 299। वैसे तो इसमें हमारे क्या थे, 389 मेंबर्स थे, लेकिन जो 70 मेंबर्स थे ना, वो इसमें 229 मेंबर्स तो हमारे इंडिया के थे और 270 मेंबर्स थे वो जो ब्रिटिश जो प्रोविंशियल स्टेट थी उनके मेंबर्स थे। अब ये जो असेंबली अडॉप्टेड की गई, जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन था अडॉप्ट किया गया था, ये 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। और ये इफ़ेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950, जो हमारा रिपब्लिक डे भी था, जिस दिन को हम क्या करते हैं, एज अ रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, अब इस पे क्वेश्चनिंग उठाई गई कि इसे क्यों एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली, जो लगभग 50 साल पहले बन के तैयार हुआ था। अब इसका भी एक रीज़न है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिफ़्लेक्ट नहीं करता है, सिर्फ एक मेंबर के व्यूज़ को रिफ़्लेक्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, मतलब कि ये लोगों की सहमति है, काफ़ी सारे लोगों की अपनी विचारधाराएं हैं उसको एक्सप्रेस करता है। जो काफ़ी सारी कंट्री है वर्ल्ड की, वो भी दोबारा से उनका क्या करना पड़ा था, रीराइट करना पड़ा था अपना कॉन्स्टिट्यूशन अब फ्रेश, बिकॉज उसमें कुछ रूल्स थे जो एक्सेप्टेड नहीं थे सभी मेजर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इसलिए इसमें चेंजेस करने पड़े थे। कुछ अदर कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे वर्क्स करता है, एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, मतलब कि एक खाली कागज़ का टुकड़ा है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। नो वन एक्चुअली फॉलो इट, मतलब कि कोई भी उसको फॉलो नहीं करता है। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट, अलग तरीके से। ओवर द लास्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स ऑफ हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पीछे से जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है लगातार क्या है, कुछ ग्रुप ने क्वेश्चंस उठाए हैं, सम प्रोविजंस भी लेके आया है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उन ग्रुप्स के लिए। लेकिन कोई भी लार्ज सोशल ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसकी वैधता, लेजिटिमेसी होता है वैधता, लीगलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद भी नहीं उठा सकता। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जो सेकंड रीज़न है हमारा एक्सेप्ट करने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ इंडिया को। देयर वॉज, वहाँ पे कोई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यूज़ नहीं की गई थी एट दैट टाइम। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन, ना तो वो डायरेक्टली उसको किया गया, डायरेक्टली चूज़ की गई थी बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इट वॉज द इलेक्टेड मेनली, ये कैसे इलेक्ट की गई थी, मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर।
जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने क्या किया था, इसके मेंबर्स को इलेक्ट किया था। दिस प्रोविंशियल ने कैसे किया, मतलब कि जो इसके जो मेंबर्स थे 299 थे, ये अलग अलग स्टेट से थे, अलग अलग प्रोविंस से बिलोंग करते थे। तो दिस इंश्योर्ड जो फेयर जियोग्राफिकल शेयर मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री, मतलब कि सभी मेंबर्स ने अपने क्या दी थी, इसमें राय दी थी। जो असेंबली थी वो डोमिनेट की गई थी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, का उसमें क्या था, प्रभाव भी था, क्योंकि ये जो पार्टी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो इंडिया की फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी। बट द कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने भी जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उसमें भी क्या थे, अलग अलग वैरायटी के पॉलिटिकल ग्रुप से, और उनके ओपिनियन भी क्या थे, अलग अलग थे। जो असेंबली थी उसमें जो मेंबर्स थे वो एग्री नहीं थे कांग्रेस के साथ में, और कुछ सोशल टर्म्स थी जो असेंबली ने रिप्रेजेंट की थी मेंबर्स के लिए, फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप से थे, कास्ट से, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें सभी तरह के लोग थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट, अगर हम ये कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बेस पे इलेक्ट किया जाता तो इट्स कॉम्पोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट, मतलब कि इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें और जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बेस पे हम इलेक्ट करते रिप्रेजेंटेटिव को, और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेंसिटिटी का मतलब है पवित्रता, मतलब कि जो ये जिस तरह से ये काम कर रही है इसकी जो पवित्रता पे है कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। ये एक मतलब कि एक पवित्र डॉक्यूमेंट की तरह क्या है, इसको माना जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जो वर्क करती है वो कैसे वर्क करती है, सिस्टमैटिक तरीके से करती है, ओपन करती है, और कंसेंसुअल मैनर्स का मतलब है कि वो सभी की सहमति के साथ सभी के बारे में सोच कर करती है। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। जो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल हमने डिसाइड किया था और हम उसके ऊपर एग्री थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, हमारा जो चेयरमैन था उसका डॉक्टर BR अम्बेडकर था, जिसने क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रू, इसमें काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए थे, काफ़ी सारे राउंड हुए, बल्कि मीटिंग हेल्ड हुई बार बार किसके लिए, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्लॉज बाय क्लॉज मतलब कि खंड का मतलब पार्ट, बार बार धाराएं लगाई गई। मोर 2000 अमेंडमेंट्स होता है संशोधन, परिवर्तन भी हुए, कंसीडर किए गए इसके अंदर। जो मेंबर्स थे डेलिब्रेटेड द 100, उन्होंने क्या किया, मेंबर्स ने अपनी सहमति दिखाई और ये डेलिब्रेट किया गया उसको फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। मतलब कि उन्होंने इस जो ड्राफ्ट पे के कितने लगाए, 114 डेज जो ये अमेंडमेंट हुई थी इस पे लगाए। सभी जो डॉक्यूमेंट थे उनको प्रेजेंट किया गया एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द, और सभी के सभी जो लिखा गया था हर एक वर्ड असेंबली में बोला गया, उसको रिकॉर्ड भी किया गया और प्रिजर्व्ड भी किया गया, मतलब कि उसको संरक्षण करके रखा गया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, जिनको क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बोला गया। जब ये प्रिंट हुए दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स, मतलब कि काफ़ी बड़ी 12 वॉल्यूम्स, मतलब कि 12 पार्ट बने। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द, अब ये जो डिबेट्स ये क्या रैशनैलिटी प्रोवाइड करती थी बिहाइंड एवरी प्रोविज़न, बल्कि जितने भी प्रोविज़न हुए उसके पीछे का कारण भी बताती थी। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द, और ये किस लिए यूज़ की गई, इंटरप्रेट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है। ये नहीं है कि एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है हमारे कि वो सभी के लिए वैलिड होगा, बल्कि वो सब बार बार वही चलेगा, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है,
अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे लीडर्स ने भी रोल प्ले किया था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था वो क्या था, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसमें पहले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था वो हमारा टेम्परेरी प्रेसिडेंट था, जिसको हम इंटरिम प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे और भी लीडर्स थे जिन्होंने अपना क्या किया था, रोल प्ले किया था। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।